हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AB एजुकेशन जोन में। यहाँ हमने स्टार्ट किया है टॉपर्स बैच, जिसमें हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 और 10th के सभी सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल टॉपर्स स्टाइल में। तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ में बिल्कुल अंत तक, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, वैरायटी सेल की ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जैसे आपके मस्कुलर सेल की शेप अलग होती है, न्यूरॉन सेल की शेप अलग होती है। उसी तरह से हमने ऐसे कवर किया था सेल वॉल तक। आज हम उसके आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया क्या होता है? देखिए, इसके पहले आप लोगों ने देखा था एक स्ट्रक्चर, जैसे बता रहे हैं ये चीज़, ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये है हमारा सेल वॉल। ये क्या है? हमारा सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद उसके ठीक पीछे वाली जो लेयर होती है, ये चीज़, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो ये कैसी होती है? इसका जो नेचर होता है ना, वो होता है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब ये कुछ चुने हुए गिने चुने ही सब्सटेंसेस को अपने आर पार जाने की क्या करती है? अलाउ करती है। जैसे अगर ये हमारे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे क्या हो गए? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सिर्फ इन्हीं को अपने अंदर या फिर अंदर से बाहर जाने के लिए क्या करेगी? अलाउ करेगी। ठीक है। अच्छा, ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन्स की। ठीक है। और ये लिपिड में भी किस लिपिड की बनी होती है? ये होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लोकेशन होता कहाँ पर है। अब देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट थिन लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ ऑल सेल। ये कैसा होता है? इसका जो नेचर होता है वो होता है लिविंग। कैसा नेचर होता है भैया? ये लिविंग होता है। ठीक है। और क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसा कि मैंने बताया, कुछ गिने चुने सब्सटेंस को ही ये अपने अंदर और बाहर जाने की क्या करेगी? अलाउ करेगी। ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता रहता है? मूव करता रहता है सेल वॉल के अंदर ही। ठीक। दूसरी चीज़, ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। अच्छा, लिपिड में भी किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की। ठीक। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो था, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये दिया किसने था? ये दिया था आपके सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बाई लेयर होती है। बाई लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, अगर इसी स्ट्रक्चर को हम समझें, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसी तरह ये होता है हमारा सेकेंड लेयर, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और इसी के बीच में हमारे जो फैट होते हैं, सॉरी प्रोटीन जो होते हैं, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या होता है? ये हमारा है और इसी के बीच में हमारा क्या होता है? प्रोटीन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम किसने दिया था? ये सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में दिया था। और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा? इस मॉडल को उन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल के अंदर, सेल के बाहर। ठीक। तो ये जो होते हैं, ये दो टाइप से होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसमें क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पर क्या है? हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? यहाँ पर बहुत ढेर सारे हैं।
तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा, और जहाँ पर नहीं है या फिर कुछ है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर इस टाइप से होता है कि वो लो से हाई में जाए, लो कंसंट्रेशन से किधर भागे, वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और यही अगर उल्टा होता है, हाई कंसंट्रेशन से अगर हम लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं इस तरीके से, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड, मतलब देखिए एटीपी का मतलब होता है जो हमारे सेल में एनर्जी बनती है ना, वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इस फॉर्म में हमारी क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमें इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, इसमें दो आते हैं, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है। जो डिफ्यूज़न होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात कर रहा है अगर किसी जगह कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल की होती है अगर वो हाई है, अगर ज़्यादा है, और कहाँ पर, जहाँ पर नहीं है या फिर जहाँ पर कम है, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से हो रहा है हाई टू लो रीजन की तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक कि इधर और इधर के सारे मॉलिक्यूल का जो जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी यही है, सेम चीज़ है ऑस्मोसिस। जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हायर टू लोअर होगा इस तरीके से। ठीक है, बस इसमें फ़र्क क्या है, आप लोगों ने यहाँ देखा कि इसमें एक फ़र्क है, इसमें यूज़ होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड। अगर ये वर्ड है तो वो क्या हो जाता है, आपका ऑस्मोसिस हो जाता है। ठीक, मतलब ये जब भी होगा एक मेम्ब्रेन आपकी क्या होगी, मौजूद होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस यही फ़र्क होता है। वैसे तो देखा जाए डिफ्यूज़न में भी हायर टू लोअर ही होता है और ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर होता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है क्योंकि ऑस्मोसिस में जब होता है तो वहाँ पर हमें चाहिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक, लेकिन डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझें तो जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा एक सेल, इधर जो है मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इधर जो है मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। तो अब बताइए वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मॉलिक्यूल का वो किधर होगा, हायर टू लोअर की तरफ। क्यों, ड्यू टू द ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान देना, जो डिफ्यूज़न होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है, लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस होगा वो हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, और उसमें हमें क्या चाहिए, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारा इंडो ऑस्मोसिस और एक होता है हमारा एक्सो ऑस्मोसिस। अगर हम बात करते हैं इंडो ऑस्मोसिस की, अगर जो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अगर सेल के अंदर हो रहा है हायर टू लोअर, तो इसे हम कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे इसे हम, इंडो ऑस्मोसिस। वहीं अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, बाहर कंसंट्रेशन कम हो गई, अब ये कहाँ भागेगा वाटर मॉलिक्यूल, बाहर की तरफ। तो अगर ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन अगर सेल के अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगर किसी सेल को कहाँ रखा जाए भाई, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। बाप रे बाप, ये क्या है भाई, देखिए हाइपोटोनिक क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और सॉल्वेंट क्या होते हैं आपके, कम होते हैं। ठीक, हाइपरटोनिक क्या होता है भाई, इसमें जो सॉल्यूट होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, और जो सॉल्वेंट होंगे
वो क्या होंगे, ज़्यादा। सॉल्वेंट बोलो तो आपका वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट बोलो तो वाटर, ठीक। और आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, सॉल्वेंट के, ठीक है। अब बारी बारी से अगर हम सेल को रखते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहली बात करते हैं अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम सेल को कहाँ रख दें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो बाहर आपके मॉलिक्यूल हैं, मतलब जो सॉल्यूट हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, अंदर जो सॉल्यूट हैं वो कम है। तो वाटर जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा अंदर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर भैया भर भर के चीज़ें अंदर आ रही हैं तो अंदर की जो जगह क्या हो जाएगी, वो फुल जाएगी, है ना। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो जो सेल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है एक तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़, अगर हम क्या कर दें यहाँ पर, अब हम सेल को रख रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब बाहर होंगे कम सॉल्यूट और अंदर होंगे बहुत ढेर सारे सॉल्यूट, इस तरीके से ढेर सारे, ठीक है। अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे और अंदर पड़ जाएगी जगह कम, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल, ठीक है। क्लियर बात। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तब क्या होगा और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की, किसकी बात करते हैं अगर हम, आइसोटोनिक सोल्यूशन की, अगर हम सेल को रखते हैं कहाँ पर रख रहे हैं भाई, अब हम रख रहे हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में, कहाँ रख रहे हैं, आइसोटोनिक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो सेल का शेप है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्लियर, ठीक। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, प्लाज्मोलिसिस, ये क्या होता है। Plasmolysis is the process in which the cytoplasm of a plant cell shrink and pulls away from the cell wall when the cell is placed in a hypertonic solution। यहाँ पर क्या बात हो रहा है, अगर हम सेल को कहाँ रख रहे हैं, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जैसे आपने देखा कि ये है हमारी सेल, उसके बाहर होती है हमारी सेल वॉल, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक। अंदर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, मतलब जो सॉल्वेंट होंगे वो यहाँ पर होंगे कम, अंदर होंगे ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा जो मॉलिक्यूल होगा अंदर वाला साइटोप्लाज्म वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ मूव करेगा, ये बाहर की तरफ, जिससे क्या होगा, ये जो सेल है वो श्रिंक होने लगेगी, ये जो सेल है वो क्या होने लगेगी, श्रिंक होगी, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगा, श्रिंक होगा, कुछ इस तरीके से। अभी तक ये लगा हुआ था बढ़िया सा चिपक के एकदम सेल वॉल से, अब क्या हुआ, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो भी है सब चला गया आपका बाहर साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब साइटोप्लाज्म बाहर चला गया, उसके मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो इस सेल क्या हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्लाज्मोलिसिस। फिर से देख लीजिए, प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस in which the cytoplasm of a plant cell shrinks and pulls away from the cell wall when the cell is placed a hypertonic solution। सिंपल सी बात है, ये रहा आपका नॉर्मल सेल, जब इस सेल को हम रखते हैं किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, मतलब सॉल्यूट जहाँ पर होता है कम, सॉल्यूट जहाँ पर क्या होगा, कम, तो क्या होगा, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, बाहर की तरफ, कहाँ मूव करेंगे भैया, बाहर की तरफ। अब ये जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो लिविंग होती है ना, और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। तो ये क्या होने लगेगी, सिकुड़ जाएगी, क्लियर बात, श्रिंक हो जाएगी, क्लियर। तो प्लाज्मोलिसिस समझ में आ गया, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, जो है हमारा न्यूक्लियस,
क्या है भैया ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जितनी भी एक्टिविटी सेल में होती है, जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं, वो सब किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, न्यूक्लियस के थ्रू। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और डीएनए और आरएनए होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है हमारा डीएनए और आरएनए। ठीक, क्लियर बात, ठीक है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं, एक ये और ये जो साइड साइड देख रहे हैं ना, वो क्या है, हमारे पोर्स हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, हमारे पोर्स हैं। ठीक है, इसी के थ्रू जो हमारा मटेरियल होता है सेल के अंदर से कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर से सेल में जाता है। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। बस इतना जानिए, दोनों सेम होते हैं। फ़र्क बस इतना है, अगर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बस धागे की तरफ फैले हुए हैं पूरे न्यूक्लियस में, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही फैले हुए हैं, है ना, तो ये हमारा क्रोमैटिन होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन। और जब सेल डिवीजन की बारी आती है, किसकी बारी आती है भैया, हमारी सेल डिवीज़न की अगर बारी आती है, जब सेल को डिवाइड होना रहता है, तो ये जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से, ऐसे 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 करके एक बढ़िया सा ऐसे 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 करके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से, है ना। ये अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कुछ इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाता है हमारा क्रोमोसोम। वही चीज़ है, बस जब आपके ऐसे ही फैले हुए होते हैं धागे की तरह, आप बिफोर सेल डिवीज़न, तो ये आपके धागे की तरह क्रोमैटिन होते हैं। और अगर यही सेल डिवीज़न जब होना रहता है, तो ये एकदम अच्छे बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया से शेप में आ जाते हैं, है ना, एकदम क्या कहते हैं उसको, आदर्शवादी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। एक बार देख लीजिए, क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। जैसा देख रहे हैं आप लोग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। और जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब एक बात आती है हमारी यहाँ पर, क्रोमोसोम आपने समझ लिया, आपने समझ लिया क्रोमैटिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की। क्या होता है भाई डीएनए, देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा डीएनए और आरएनए। इसमें स्टोर होते हैं हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए, और इसमें होती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, जैसे हमारे आँखों का कलर कैसा होगा, हमारी लंबाई कितनी होगी, हमारे क्या कहते हैं कि अगर कोई डिजीज़ेज़ है जो कि जेनेटिक होती हैं, जो कि आ जाती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो भी सब इसी के कारण होता है, डीएनए और आरएनए के कारण। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो आरएनए का होता है वो हमारा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है भाई, डबल हेलिक्स, और ये हमारे क्या जुड़ गया, प्रोटीन जुड़ गया इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए हमारा सिंगल थ्रेड होता है, सिंगल हेलिक्स होता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये है हमारा डीएनए और ये है हमारा आरएनए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये क्या होता है भैया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये हमारा अगर हो गया आपका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से नीचे। ठीक है, ये हमारा अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया, ये हो गया, ये सेल, सॉरी हाँ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होता है हमारा न्यूक्लियोलस,
ठीक है। उसके बाद डीएनए आरएनए, इस तरीके से क्या हो गया हमारा डीएनए आरएनए हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। जस्ट न्यूक्लियस के बाद जो सेल ऑर्गेनली होता है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डिस्कवरी जो की थी वो पोर्टर ने की थी 1945 में। ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है, यही रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही होता है, बस इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्रोटीन्स लगे होते हैं। रफ में क्या लगे होंगे, प्रोटीन्स लगे होंगे इस तरीके से, और जो स्मूथ होगा उसमें कोई भी इस तरीके का प्रोटीन नहीं लगा होगा, ठीक है। सॉरी, प्रोटीन कह रहे हैं, राइबोसोम क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है, क्या लगे होते हैं ये, राइबोसोम, सॉरी, ठीक। और जो स्मूथ में होगा स्मूथ में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उनका जो काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करना। और जो स्मूथ वाले होते हैं उनका काम होता है हमारा लिपिड या फिर फैट जिसको कहते हैं, उसको क्या करना, सिंथेसिस करना। और ये काम आता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस के डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी बॉडी की। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, अगर कहाँ गया ये, अगर हम बात करते हैं सेल की, ये देखिए यहाँ पर होता है, ये होता है हमारा गोल्जी अपरेटस जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी ये क्या काम करता है, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होता है। ट्रैफिक कंट्रोलर बोले तो जितने भी चीज़ें आपकी मैनेज होती हैं, है ना, कि उनको कहाँ भेजना है, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, वो ये सब कौन देखता है भाई, ये देखता है आपका गोल्जी बॉडी। बस इसका इतना ही काम है कि ये आपके सेल के जो आपके बने हैं, आपके राइबोसोम बने हैं, है ना, इनको जो पैकिंग वगैरह का जो काम होता है, प्रोटीन के पैकिंग वगैरह का जो काम होता है, वो कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी, और इसको भेज देता है जहाँ भी इसको ज़रूरत पड़ती है, जिसको भी, ठीक है। क्लियर बात, ठीक। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने, है ना। बस इतना ही आपको इस गोल्जी अपरेटस के बारे में जानने में ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैक्यूल्स, देखना है आपने, जैसे ये हो गया हमारा सेल, और इसमें एक बड़ा सा क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये बड़ा सा आपका क्या होता है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सेल सैप होता है, जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, वाटर, शुगर, सॉल्ट, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, वेस्ट, यहाँ सब कहाँ कंटेन होते हैं आपके सेल सैप में। अच्छा, ये तुम्हारा ये जो होती है वैक्यूल की जो लेयर होती है, ये आउटर लेयर, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको हम, टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पर, vacuoles are membrane bound and sac like structure present in the cytoplasm surrounded by a single cell membrane tonoplast filled with the liquid cell sap। जैसा मैंने बताया सेल सैप, जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, वाटर, शुगर, सॉल्ट, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, वेस्ट, ये सब यहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं, सेल कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, ये सब होते हैं आपके वैक्यूल्स में। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कभी कभी हमेशा पूछता है ये। देखिए क्या होता है ये, सबसे पहले इसका जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, आपका क्रिस्टियन डी डवे ने। कब किया था, 1955 में। अच्छा, ये होता क्या है, ये होता है इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं भाई, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा वैक्यूल, ये हमारा लाइसोसोम, ये क्या हो गया हमारा लाइसोसोम। अब और बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनेल इस तरीके से रहेंगे आपके, ठीक है। अब अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ इसमें क्या कर गई, इंटर कर गई, है ना, और इससे अगर पता चला कि ये इसको डैमेज कर रही है, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ब्रस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अपने ही सेल को खाकर वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ये जो इन्फेक्शन है वो आगे ना फैलने पाए। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय देयर ओन सेल। क्लियर, ठीक। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की,
तो जो राइबोसोम्स होता है वो हमारा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होता है। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो फाउंड होता है ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, ये फाउंड होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सब जो नाम है आपको जो दिए हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, उसके बाद आपके ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल वगैरह, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली की, जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है भाई, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा क्या कहते हैं कि पावर है वो जनरेट इसमें क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती रहती है, वो भी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी के फॉर्म में इसमें जो एनर्जी है वो जनरेट होती रहती है। इसमें खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी कहते हैं। क्लियर बात, इसमें खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, इतना याद रखिएगा। पूछता है कभी कभी ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जिसमें खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली कहते हैं। तो वो हमारे, एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अच्छा, ये एनर्जी जनरेट कैसे होती है? ये एनर्जी जनरेट होती है थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर, ओके, ठीक। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये पहली मेम्ब्रेन और ये हो गई आपकी दूसरी मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनली दैट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। सो दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसमें अपना खुद का इसका डीएनए होता है और क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने बता दिया है, जिसमें खुद का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली कहते हैं। क्लियर, ओके। कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और आगे तक के बच्चों के लिए पहुँचे। और इसके नोट्स आप लोग जो देख रहे हैं एकदम प्रॉपर वे में है, जिसकी पीडीएफ आपको कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनली है, वो है हमारा प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, है ना, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये प्लांट में पाए जाते हैं। पी से प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लास्टिड होते हैं, इनका जो वर्क होता है, ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना और फूड को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, एक और चीज़ होता है, प्लांट्स को कलर देना। कलर देने का काम भी कौन करता है, हमारा प्लास्टिड्स करता है। ठीक है, कौन करता है, हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है यही चीज़ है जो हमारे प्लांट्स को क्या देती है, कलर्स देती है। जैसे फ्रूट को कलर देना हुआ, रेड को फ्रूट का कलर रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब हो गया। फ्लावर का कलर रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब हो गया। तो कलर देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिगमेंट। ठीक है, क्लियर बात, ठीक। अच्छा, दूसरी बात करते हैं अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये कलरलेस। जहाँ भी आपको प्लांट वाइट कलर के दिख जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट। इसका काम क्या है, इसका काम है फूड को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, अच्छा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा एमाइलोप्लास्ट, एक होता है हमारा एलियोप्लास्ट और एक होता है हमारा एलियोरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो किसका स्टोर करता है, ये करता है स्टार्च का स्टोरेज करता है। एलायोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है, ये करता है ऑयल एंड फैट का। और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो हमारा स्टोर करता है प्रोटीन का। क्लियर बात, ठीक। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है।
क्या होता है हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है तो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारे फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं, किचन ऑफ सेल करते हैं। क्या करते हैं इसको, किचन ऑफ सेल। क्लियर। ठीक, कोई भी डाउट हो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, अगर यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है तो इसे, ये आपका प्लास्टेड वाला हो गया, मिस प्रिंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न जो होता है जब सेल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है, मैच्योर। तो वो अपने आप को डिवाइड करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, डिवाइड। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, ये खासकर होता है आपका यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो होता है दो टाइप का। एक होता है हमारा माइटोसिस और एक होता है हमारा मेयोसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न। कैसा डिवीज़न होता है, इक्वेशनल। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीज़न। दूसरा, प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूसिंग फोर डॉटर सेल। इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। Producing four daughter of cell, it is essential for sexual reproduction, genetic variation. क्रोमोसोम नंबर्स इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं इसके माइटोसिस की, जैसे ये हमारा एक सेल है, ये कैसे डिवाइड होगा, ये दो में डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये किस में डिवाइड होगा, फिर ये दो में डिवाइड होगा, फिर ये किस में डिवाइड होगा, दो। क्लियर। अगर हम एक चीज़ सपोज करिएगा, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर क्या ले लें, 23 ले लें। क्लियर, तो यहाँ भी क्या होगा, वो 23 होगा, और यहाँ भी होगा 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, और यहाँ भी क्या होगा, 23। मतलब जब भी डिवीज़न होगा सेल का, पहले तो वो 1 से 2 में टूटेंगे। कितने, माइटोसिस में कितने में डिवीज़न होता है, 1 से 2 में। ठीक है, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब अगर ये 23 क्रोमोसोम लिया है तो माइटोसिस में क्या होगा, तो नेक्स्ट जो सेल डिवीज़न होगा वो भी 23 क्रोमोसोम्स में होगा। ठीक है, तीसरी चीज़, ये कब होता है, जब सेल ग्रोथ करती है। ठीक है, जब सेल की ग्रोथ होगी, जब सेल रिपेयर होगी, हीलिंग होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, पुरानी सेल जब डिस्ट्रॉय होकर उनकी जगह नई सेल आएंगी, तो वहाँ पर माइटोसिस होता है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की जो एक सेल होती है वो टूट के 4 सेल में डिवाइड होती है। कितने में डिवाइड होगी, 4। और अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हो जाता है 6 6 6 6, जस्ट हाफ हो जाता है। क्लियर बात। इस तरीके से माइटोसिस में एक सेल अपने दो आइडेंटिकल सेल में टूटेगी, मियोसिस में एक सेल जो डिवाइड होगी वो आपके 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, जिसमें ईच जो कंटेन करेगा वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम करेगा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल का। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक और ये ख़त्म हो चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये क्लास, ये जो हमने सारे नोट्स वगैरह जो बनवाए हैं, जो हमने प्रेजेंटेशन की है, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने आगे के दोस्तों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।